नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। फर्जी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने निष्पक्ष और गहन जांच के दिए आदेश। असम मानव अधिकार आयोग को दिए निर्देश। टीएमसी का बीजेपी पर हमला, ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण करने का लगाया आरोप। कहा, सरकार को लोगों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। संसद के विशेष सत्र की दोहराई मांग। शिवसेना के मुखपत्र सामना में पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना। कहा, बाला साहब ठाकरे होते तो पीएम से बात कर मांगते इस्तीफा। 26/11 के आरोपी तहव्वुर राणा की याचिका पर नोटिस। कोर्ट ने तिहाड़ जेल से अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट। 4 जून को होगी मामले में अगली सुनवाई। कश्मीर से गुजरात, पंजाब, राजस्थान तक पाकिस्तान से सटे बॉर्डर इलाकों में कल फिर होगी मॉक ड्रिल। लोगों को किया जाएगा अलर्ट। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है और सख्त लहजे में कह दिया है कि अली खान पर जो मामला है केवल उसी तक सीमित रहा जाएगा। दूसरे मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं। इसके साथ ही अदालत ने महमूदाबाद को दी गई जमानत वाली राहत को भी बरकरार रखा है। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में, पूरी खबर देखिए। ऑपरेशन सिंदूर पर किए गए सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। अली खान के खिलाफ दर्ज एफआईआर मामले पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने साफ कहा कि इस पूरे प्रकरण में एसआईटी की जांच केवल 2 एफआईआर तक ही सीमित रहेगी। किसी और नए मामले को इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अली खान को दी गई जमानत वाली राहत को बरकरार रखा है। दरअसल 28 मई को सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले को सुन रही है। उनकी बेंच को हरियाणा सरकार की तरफ से पेश वकील ने बताया कि मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है और जांच हो रही है। इस पर जस्टिस कांत ने वकील से कहा कि जब आपकी जांच पूरी हो जाए तो पहले रिकॉर्ड हमारे सामने रखें। महमूदाबाद के लिए पेश हो रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि जांच एजेंसी इस अवसर का लाभ उठा सकती है। सिब्बल ने आशंका जाहिर की कि ऐसा न हो कि दूसरी चीजों की जांच इसी चीज के साथ शुरू कर दी जाए, जिस पर कोर्ट ने सख्ती से कहा कि केवल मामले के भीतर ही जांच सीमित रहेगी। इसी के साथ इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पोस्ट पर लगे बैन का मामला भी सामने रखा गया, जिस पर जस्टिस कांत ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि अली खान बाकी चीजें लिख सकते हैं, वो इसके लिए स्वतंत्र है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार को और चीजों को लेकर भी तमाम हिदायतें दी गई। अली खान के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले बीजेपी मंत्री विजय शाह के मामले पर भी सुनवाई हुई, जहां बीजेपी मंत्री को गिरफ्तारी पर रोक के साथ ही एसआईटी जांच को लेकर थोड़ा समय और दे दिया गया है, जिसे विजय शाह के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। इससे लोगों में गुस्सा और बढ़ गया। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मोहन यादव सरकार में मंत्री विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी मीडिया के सामने रखने वाली कर्नल सोफिया पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद देश भर में इस मुद्दे पर खूब बवाल देखने को मिला। हर कोई बीजेपी की बड़बोले मंत्री की गिरफ्तारी की मांग कर रहा था, लेकिन बीजेपी के मंत्री को कोर्ट की तरफ से एक बार फिर से राहत मिल गई है। दरअसल मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ जांच कर रही एसआईटी ने आज सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दी, जिस पर सुनवाई हुई। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया कि जाँच अभी शुरुआती दौर में है, इसलिए कुछ और वक्त चाहिए होगा। एसआईटी ने कहा कि बयानों के वीडियो भोपाल FSL को भेजे गए हैं, लेकिन संसाधन की कमी के चलते वापस आ गए। एक पत्रकार को मोबाइल CFSL को भेजा गया और अभी तक 7 गवाहों के बयान ही इस मामले पर सामने आए हैं। घटना से संबंधित वीडियो और मीडिया रिपोर्ट्स का अध्ययन किया गया है। मंत्री की माफी वाले बयान की भी जांच की जा रही है। आज की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को जांच के लिए समय भी दे दिया है। साथ ही कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई को बंद करने का आदेश दिया। कोर्ट ने इस पर कहा कि एक मामले पर एक ही जगह सुनवाई हो सकती है, समानांतर सुनवाई नहीं हो सकती। अब इस मामले में अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी। इसकी एक वजह सुप्रीम कोर्ट के वेकेशंस को भी माना जा रहा है। ऐसे में विजय शाह पर अब किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं होगी, क्योंकि इस फैसले के साथ ही अदालत ने विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक जारी रखी है, जिससे वो आजाद कहीं भी आ जा सकते। कोर्ट के इस फैसले ने जहाँ बीजेपी को राहत दी है, तो वहीं लोगों में एक तरह की निराशा को बढ़ा दिया है, जो लोग कर्नल सोफिया कुरैशी के अपमान पर विजय शाह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इधर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के बीच एक बार फिर हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो गई। अब आरोप मणिपुर को कमजोर करने के लग रहे हैं, जिसके बाद देखते ही देखते राज्य में हालात तनावपूर्ण हो गए। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। एक लंबे वक्त से हिंसा की आग में झुलस रहे मणिपुर में एक बार फिर हालात बिगड़ गए हैं। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों के बीच झड़प की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। दरअसल मणिपुर की इम्फाल घाटी में हो रहा विरोध प्रदर्शन मंगलवार 27 मई को उस वक्त तेज हो गया जब
प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद कोऑर्डिनेटिंग कमेटी और मणिपुर इंटीग्रिटी की स्टूडेंट विंग से जुड़े लोगों ने सरकारी बस में राज्य का नाम हटाने के विरोध में राज्य भर में प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने घाटी क्षेत्र में केंद्र सरकार के दफ्तरों में ताले लगा दिए। इनमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (GSI) का ऑफिस भी शामिल है। बता दें, इस पूरे विवाद की शुरुआत 20 मई को हुई थी, जब राज्य में जारी जातीय हिंसा के 2 साल बाद राजधानी इम्फाल से करीब 80 किलोमीटर दूर नगा बहुल पहाड़ी जिले उखरुल में शिरुई लिली महोत्सव का आयोजन किया गया। इसकी कवरेज के लिए पत्रकार भी वहां पहुंच रहे थे। इस दौरान आरोप लगा कि रास्ते में इम्फाल ईस्ट से ग्वालथाली चेकपोस्ट पर सुरक्षा बलों ने बस को रोका। बस पर लिखे मणिपुर राज्य परिवहन शब्द को ढकने के लिए कहा। जब ये बात फैली तो लोगों ने इसका विरोध किया और ये प्रदर्शन तेज हो गया। इम्फाल ईस्ट और वेस्ट सहित घाटी के अन्य जिलों में महिलाओं के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने राज्य के मुख्य सचिव और सुरक्षा सलाहकार के इस्तीफे की मांग की है। उनका आरोप है कि इन अधिकारियों की प्रशासनिक लापरवाही के चलते राज्य में अशांति और बढ़ी है। बताते चले, इस घटना को मणिपुर की पहचान, उसके नाम, गौरव और सम्मान को कमजोर करने के रूप में देखा जा रहा है। तमिलनाडु में ट्राई लैंग्वेज विवाद के बीच एक्टर कमल हासन के एक बयान ने भाषा विवाद पर एक और बहस को छेड़ दिया है। उन्होंने कहा कि कन्नड़ भाषा तमिल से ही पैदा हुई है, जिस पर सियासी घमासान मच गया है। ऐसे में अब उनकी फिल्मों को बैन करने तक की मांग ने जोर पकड़ लिया है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र की ट्राई लैंग्वेज नीति पहले ही तमिलनाडु में अस्मिता का मुद्दा बनी हुई है, जिस पर केंद्र और राज्य की स्टालिन सरकार में विवाद बना हुआ है कि इस बीच एक्टर कमल हासन के एक बयान ने कर्नाटक में भारी उबाल पैदा कर दिया है। अपनी अपकमिंग फिल्म ठग लाइफ के ऑडियो लॉन्च कार्यक्रम के दौरान कमल हासन ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कन्नड़ भाषा तमिल से जन्मी है, जिस पर बवाल मच गया है। दरअसल कमल हासन ने 24 मई को चेन्नई में कार्यक्रम की शुरुआत उइरी उरावे तमीज बोलते हुए की, जिसका मतलब होता है कि मेरा जीवन और मेरा परिवार तमिल भाषा से है। उन्होंने आगे कन्नड़ एक्टर शिवराज कुमार की मौजूदगी का जिक्र करते हुए कहा कि ये उस जगह मेरे परिवार की है, इसलिए वो यहाँ आए। यही वजह है कि मैंने अपने भाषण की शुरुआत जीवन, परिवार और तमिल कहकर की। आपकी भाषा यानी कि कन्नड़ तमिल से जन्मी है, इसलिए आप भी इसमें शामिल हैं। कमल हासन के इस बयान पर कई संगठनों समेत कई नेताओं ने भी नाराजगी जाहिर की है। वहीं इस पूरे मामले पर कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष वाई विजेंद्र ने इसे कन्नड़ भाषा के अपमान से जोड़ दिया और एक्टर से सार्वजनिक तौर पर माफी की मांग भी कर दी। इसी के साथ सोशल मीडिया पर भी लोग फिल्म को कर्नाटक में बैन करने की मांग कर रहे हैं, यानी कि एक बार फिर से भाषा विवाद को एक और तूल मिल गया है। कैश कांड मामले में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। वर्मा के खिलाफ केंद्र सरकार संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुट गई है। कहा जा रहा है कि मॉनसून सत्र में ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो अब क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले में और महाभियोग की प्रक्रिया का क्या है पूरा प्रोसेस, जानिए इस रिपोर्ट में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस यशवंत वर्मा उस वक्त मुसीबत में घिर गए थे जब दिल्ली में उनके आधिकारिक आवास में भारी मात्रा में जली हुई नकदी बरामद की गई। इसके बाद जस्टिस वर्मा के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की प्रक्रिया शुरू की गई और अब खबर है कि केंद्र सरकार संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। जानकारी के मुताबिक 15 जुलाई के बाद शुरू होने वाले मॉनसून सत्र में ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। हालांकि सूत्र ये भी बताते हैं कि सरकार अभी भी इस बात का इंतजार कर रही है कि जस्टिस वर्मा खुद इस्तीफा दे दे। गौरतलब है कि 22 मार्च को इस मामले में तत्कालीन CJI संजीव खन्ना ने जांच समिति बनाई थी। कमेटी ने 3 मई को रिपोर्ट तैयार की और 4 मई को CJI को सौंपी थी। कमेटी ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ आरोपों को सही पाया और उन्हें दोषी ठहराया था। कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी थी। उन्होंने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश की। हालांकि जस्टिस वर्मा के सामने CJI संजीव खन्ना ने 2 विकल्प रखे थे कि वो चाहे तो इस्तीफा दे सकते हैं, नहीं तो महाभियोग की कार्यवाही की जाएगी। पता चला कि जस्टिस वर्मा ने इस्तीफे से इनकार कर दिया। ऐसे में अब उनके खिलाफ मामला महाभियोग तक पहुंच गया है। बता दें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 124(4) में निर्धारित की गई है। सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट के जस्टिस के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में उपस्थिति और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्यों को न्यायाधीश को हटाने के पक्ष में वोट करना होता है। पक्ष में मतों की संख्या प्रत्येक सदन की कुल सदस्य के 50% से ज्यादा होनी चाहिए। अगर संसद इस तरह का मतदान पारित कर देती है तो राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश पारित करते हैं। किसी न्यायाधीश के महाभियोग के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में निर्धारित की गई थी। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह को नाबालिग पहलवान द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न मामले में राहत ने सियासी बवाल मचा दिया है। इसके साथ ही कोर्ट के फैसले ने राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिस पर विनेश फोगाट ने भी बड़ा सवाल उठाया है।
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने नाबालिग महिला पहलवान के यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज केस को बंद कर दिया है। ये मामला नाबालिग के आरोपों के बाद शुरू हुआ था, जिसके उलट अदालत ने दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार की, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलने की बात कही गई, जिस पर कांग्रेस सांसद विनेश फोगाट ने कई सवाल उठाए हैं। बृजभूषण शरण सिंह पर हमला बोलते हुए उन्होंने लिखा, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। हम इनकी शिकायत करने दो, यहाँ करते सरकार तुम्हारी है, गवर्नर भी तुम्हारा है। बता दें, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक बृजभूषण के खिलाफ मोर्चा संभालने वालों में फ्रंटलाइनर थे। 18 जनवरी 2023 को खिलाड़ियों समेत करीब 30 पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना देने बैठ गए थे। पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर यौन शोषण समेत कई गंभीर आरोप लगाए थे। दूसरी तरफ और बृजभूषण शरण सिंह ने कोर्ट के इस फैसले को न्यायिक पालिका और खुद पर भरोसा करार दिया। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बंद हुए इस केस पर एक बहस छिड़ गई, जहां एक तरफ लोग इसे बृजभूषण की जीत बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस फैसले को लेकर जांच की निष्पक्षता पर भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।